पंजाब सरदार जुल्फकार खोसा की नमाज जनाजा क्रिकेट स्टेडियम डीजी खान में अदा कर दी गई है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, लतीफ़ खोसा, रफ़ीक रजवाना समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। जुल्फकार खोसा की तदफीन उनके आबाई गाँव बहादुरगढ़ में की जाएगी। साबिक गवर्नर पंजाब गुज़श्ता रात लाहौर में इंतकाल कर गए थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम की सियासी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। खबर आपको दें, पाकिस्तान नेवी की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कार्रवाई। गैर मुल्की अमले के 18 अरकान बाहिफाजत रेस्क्यू। ISPR की जानिब से ये बताया गया, शमाली बुहिरा अरब में 200 नॉटिकल मील दूर जहाज से डिस्ट्रेस कॉल मौसूल हुई। फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए 18 अरकान को बाहिफाजत निकाल लिया गया। गैर मुल्की अमले में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल हैं और पाक बहरिया के जहाज ने कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ISPR की जानिब से बताया गया, रेस्क्यू टीम ने पेशा वराना महारत से जख्मियों को बाहिफाजत निकाल लिया और अमला अब कराची मुंतकिल, तिब्बी सहूलियत और वतन वापसी की इंतजामात। पाक बहरिया का बुहिरा अरब में रेस्क्यू ऑपरेशन, 18 गैर मुल्की अमले को रेस्क्यू कर लिया गया है और शमाली बुहिरा अरब में 200 नॉटिकल मील दूर जहाज से डिस्ट्रेस कॉल मौसूल हुई। फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए 18 अरकान को बाहिफाजत निकाल लिया गया। गैर मुल्की अमले में चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल हैं। बड़ी खबर है, आपको बताएं कि पाक बहरे का बुहिरा अरब में रेस्क्यू ऑपरेशन, गैर मुल्की अमले के 18 अरकान को रेस्क्यू किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया है, शिमाली बुहिरा अरब में 200 नॉटिकल मील दूर जहाज से कॉल पर फौरी रद्द अमल दिया गया है। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। सुमेरा, इस रेस्क्यू कार्रवाई से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाक बहरिया ने एक मरतबा फिर माजी की रिवायत को शानदार तरीके से जिंदा रखते हुए शुमाली बुहिरा अरब में पाकिस्तान के साहिल से कुछ फासले पर काम करने वाला मर्चेंट वेसल था गोल्ड ऑटम, उससे मौसूल होने वाली हंगामी कॉल, जिसको SOS कॉल भी कहते हैं, उसके बाद 18 अमले के अरकान को बहिफाजत रेस्क्यू भी किया और मुंतकिल किया है। रेस्क्यू किए गए अफराद में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल हैं और PNS हुनैन ने ये तमाम पेशा वराना महारत के साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया है और जहाज पर मौजूद माहिर टीम ने तिब्बी इमदाद फराहम की, आग बुझाने में मदद दी, नुकसान का जायजा लिया और अमले को बहिफाजत निकाला और निकाले गए अफराद को मजीद इस वक्त देखभाल उनकी दी जा रही है। ये तमाम अफराद कराची मुंतकिल किए गए हैं और ISPR का भी ये कहना है कि पाकिस्तान के साहिल से दूर समंदर में पाक बहरिया के जहाज की जानिब से फराहम की जाने वाली इंसानी मदद इस अज़म की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान बहरिया अपनी जिम्मेदारी के दायरा कार में तमाम तर चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं और वो मदद फराहम करने वाली फोर्स हैं। बिल्कुल सुमेरा, हमारे साथ मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि पाक बहरे का बुहिरा अरब में रेस्क्यू ऑपरेशन, गैर मुल्की अमले के 18 अरकान को रेस्क्यू किया गया है और ISPR की जानिब से इस रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक बताया गया है कि पाक फौज ने और पाक बहरे ने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। शिमाली बुहिरा अरब में 200 नॉटिकल मील दूर जहाज से कॉल पर फौरी रद्द अमल दिया गया। चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी और आग पर भी काबू पाया। अमला कराची मुंतकिल, तिब्बी सहूलियात और वतन वापसी के इंतजाम किए जाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिफारतकारी के उफक पर चमकता सितारा, पाकिस्तान हमारा। इस्लामाबाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी को तैयार। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान रवाना हो गए। JD वेंस ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान रवानगी से पहले नायब अमेरिकी सदर ने कहा, सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह हिदायत दी हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। उम्मीद जाहिर की कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत होंगे। कहा, अगर ईरानी नेक नीति के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। जी हाँ, सिफारतकारी के उफक पर चमकता सितारा, पाकिस्तान हमारा। इस्लामाबाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी को तैयार। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान रवाना हो गए। JD वेंस ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान रवानगी से पहले नायब अमेरिकी सदर ने कहा, सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह हिदायत दी हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। उम्मीद जाहिर की है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत होंगे। कहा, अगर ईरानी नेक नियति के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। For the negotiation, I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So
अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते के लिए सीज फायर कराने के बाद मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। नायब सदर जेडी वेंस अमेरिका से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी अमेरिकी वफ्द में शामिल हैं। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। गैर मुल्की वफूद आज किसी भी वक्त इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मालूमात हासिल करते हैं, नुमाइंदा समाज सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, इस्लामाबाद में इस वक्त कैसे इंतजामात हैं, कैसी तैयारियां हैं और जिस तरीके से मुज़ाकरात अब आगे बढ़ेंगे, ये मेहमान पहुंचेंगे, डिटेल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल उमैर, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपको अक़ब में दिखा देती हूँ इस्लामाबाद। ये जितनी स्काई लाइन आपको नज़र आ रही है मेरे अक़ब में, ये तमाम की तमाम रेड जोन की है। आप पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, यू नेम इट एंड द बिल्डिंग्स आर देयर। और ये वो तमाम तर इलाका है जिसको अभी सील किया गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स फॉर आर इनकमिंग गेस्ट्स और डेलीगेशंस। अभी बहुत सारी हसासियतें इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत केयरफुल होकर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसी जो है ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग को पूरी दुनिया भी देख रही है और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को भी वो फॉलो कर रहे हैं। और ये इसका मकसद यही है हमारे हुकाम की जानिब से कि आने वाले जितने डेलीगेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी को मलहूज़े खातिर रखते हुए ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी की जाए और ज़िम्मेदाराना अंदाज से इतलात की फराहमी भी मुमकिन बनाई जाए। अभी तक की इतलात के मुताबिक अब अगले चंद घंटों में दोनों जो हाई लेवल हाई करंट डेलीगेशंस हैं ईरान और अमेरिका के, वो पाकिस्तान में होंगे। जेडी वैंस उनकी आपने अभी गुफ्तगू भी सुनवाई, बहुत जो है एक मस्बत टोन की गुफ्तगू है। और अगर आप 28 फरवरी से लेकर अब तक की तमाम ट्रजेक्टरी ऑफ स्टेटमेंट्स देखें तो सीज़ फायर के बाद अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का ये स्टेटमेंट सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है उसको देखा जा रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन टुवर्ड्स देयर ईरानियन काउंटर पार्ट्स या उनकी डेलीगेशन हु आर गोइंग टू सिट अक्रॉस द टेबल, उनके लिए बहुत मुतनासिब थी और इसको बहुत सराहा जा रहा है। वो पाकिस्तान के लिए निकल चुके हैं, कुछ ही घंटों में वो यहाँ पर होंगे। ईरानी डेलीगेशन जो है लेड बाय अब्बास अराग़ची, दे रिस्पेक्टेड ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, और उनके ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ, दोनों बहुत मुस्तनद और बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ हैं ईरान से। दोनों ने एक टेबल पर बैठना है। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि आज पूरा दिन फ़ॉरेन मीडिया के मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड थे, उन्होंने हमसे बार बार मैसेज करके ये पूछा कि क्या ये वाकई हो रहा है। और यहीं से मैं आपको बताती चलूँ कि अभी भी शायद पाकिस्तान में अवाम में या हमें ख़ुद जो हम कवर कर रहे हैं, हमें शायद इस मोमेंट की हिस्टोरिकल होने का अभी भी उतना आइडिया नहीं है जितना बड़ा ये मोमेंट है, जितना बड़ा ये एजाज़ पाकिस्तान के लिए है। सिर्फ 2 हफ्ते का सीज़ फायर विद इन 3 आवर्स एंड 55 मिनट्स, ये बहुत बड़ा कारनामा था पाकिस्तान का। उन दो ममालिक को आमने सामने बिठाकर बात करना कि जो एक दूसरे की बात सुनने के रवादार नहीं थे, जो नेगोशिएशन के लफ्ज़ तक आने के लिए तैयार नहीं थे, वो नेगोशिएशन तक आए। फेज़ टू फेज़ डील की जो एक फार्मूला था उसको लेते हुए पहले उन्होंने सीज़ फायर किया और उसकी एक्सटेंशन के भी चांसेस हैं टू द विंडो ऑफ 45 डेज़, और उसके बाद ये एक परमानेंट सोल्यूशन की जानिब जाता दिखाई देता है। सबसे बड़ा सबूत ये है कि पाकिस्तान हैज़ ब्रॉट दीज 2 राइवल नेशंस, हिस्टोरिकली राइवल नेशंस, टू नेगोशिएशन टेबल। और मैं यकीन जाने कि इस वक्त भी मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। दिस इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट अ पीस कैपिटल इस्लामाबाद। बिल्कुल सुमेरा, ये हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, हमारे साथ ही रहेगा। हमें हमारे दूसरे गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार मसूद साहब ने और अहमद सईद मिनहाज साहब ने, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने समा को अपना वक्त दिया। अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा कि 2 ऐसे फरीक जो आपस में बैठने को तैयार नहीं थे, रुकने को तैयार नहीं थे, उनको एक मेज़ पर लेकर आना कामयाब डिप्लोमेसी की पाकिस्तान ने, वो भी ऐसे हालात में जब एक जानिब जो इसराइली लॉबी थी वो ट्रंप को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करी थी और वो चाहती थी कि ये सीज़ फायर ना हो, लेकिन ऐसे हालात में भी पाकिस्तान ने इतनी कामयाब डिप्लोमेसी की और इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जब ये पीस नेगोशिएशन के लिए इस वक्त तमाम दुनिया के टीवी चैनल्स जो हैं, तमाम मरकज़ निगाह पॉलिटिकल लेवल पे हो, डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, मिलिट्री लेवल के ऊपर हो, इस वक्त मरकज़ निगाह इस्लामाबाद है, हमारा प्यारा पाकिस्तान है। अब इस स्टेज तक लाने के लिए जिस तरीके से पिछले जो 28 फरवरी से लेके अब तक 39-41 दिन होने को आए, कि जिस तरह पाकिस्तान ने एक बैलेंस जो है वो रिलेशनशिप रखा, एक गैप को ब्रिज करने की कोशिश की, ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान बल्कि जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक के जहाँ पे उनके अड्डे थे यूएस के,
جن پہ ایران اٹیک کر رہا تھا ان کے اور ایران کے درمیان بھی. تو لہٰذا جس طرح پاکستان نے ایک برادری جو ہے وہ برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے ان تمام مسلم ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف لڑنے سے روکا, جو کہ اسرائیل کے اکسانے کے اوپر یا فالس فلیگ آپریشن کے اوپر جس طرح سے وہ اکسا رہے تھے, ان تمام اس گیپس کو پلگ کرتے رہے. تو لہٰذا پاکستان مرکز نکاح رہا دوران اس انفارچونیٹ جنگ کے بھی, اور یہی وجہ ہے کہ جب نیگوسیشنز کی بات آئی تو 3 گھنٹے کے اندر, جبکہ 3 گھنٹے رہتے تھے پاکستان نے صبح کے 5 بجے وہ جو ہے وہ مدت پوری ہو رہی تھی جس میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سویلائزیشن جو ہے اس کو وہ تباہ کر دیں گے. نیوکلیئر برنکسمین شپ بالکل سامنے کلیئر نظر آ رہی تھی, اور اگر نیوکلیئر شارٹ آف نیوکلیئر فادر آف آل بامبس جو ہیں وہ کارپٹ بامبنگ قم کے اوپر, اسفان پہ اور تہران میں ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی, وہاں پر جو ہماری پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کور یہ لیڈرشپ اور اسپیشلی ملٹری لیڈرشپ جس طرح سے انگیج تھی ان دونوں بیلیجنٹس کے درمیان, دونوں دشمن ممالک کے یا فار دیٹ میٹر یو ایس کے درمیان, تو اس کو جب انگیجمنٹ کے دوران پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا ملٹری, تو انہوں نے بھانپا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ شاید اس وقت کسی ایک سہارے کا انتظار کر رہے ہیں یا وہ اس طرح کی کوئی کنڈیشنز چاہ رہے ہیں کہ جس میں دونوں کی ایگو بھی برقرار رہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ اسکلیشن لیڈر کے اوپر نہ جائیں. تو لہٰذا پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک سکسر ڈپلومیٹک لیول پہ مارا اور فوراً آفر کیا جس کے لیے دونوں ممالک تیار بیٹھے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ دو سوورن اسٹیٹس جب آپس میں ایک دوسرے کو سخت جملے جب کہتے ہیں تو پھر وہ ڈومیسٹک آڈینس بھی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس سچویشن میں کیا یہ لوگ کریں گے. تو لہٰذا دونوں طرف سین وائسز پریویل کی, دونوں طرف سینس پریویل کیا اور پاکستان کی کال پہ لبیک کہا گیا. اور اس کے جواب میں جب ہم نے دیکھا کہ راکچی صاحب کی جو ایکس اکاؤنٹ پہ جو اسٹیٹمنٹ آئی یا فار دیٹ میٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اس کے جو ابتدائی 2 جملے تھے اس میں دونوں نے فیلڈ مارشل اعظم علی صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی تعریف کرنے کے بعد انہوں نے اس کو پازیٹیو رنگ دیا اور اس کے ساتھ کہا کہ ہم اس کو نیگوشیشن کرنے یا ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو لہٰذا الحمدللہ ہم نے دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچایا. تو کہ شاید جی بالکل, اور اس کا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے شاہین جو ہیں F-17 اور F-16 وہ اپنے مہمانوں کو اسکارٹ کر کے لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ اس میں خاصے ڈسٹریکٹرز بھی ہیں, خاصے جو اسپیشلی اسرائیل کو لے لیں, ہو سکتا ہے ایران کے اندر خود کے لوگ ایسے ہوں, ہو سکتا ہے امریکنز کے جو رائٹرز ہیں وہ ایسا نہ چاہتے ہوں. پاکستان اپنا جو کردار ہے بخوبی جو ہے وہ نبھایا ابھی تک اور آگے بھی نبھا رہا ہے اور الحمدللہ بڑی اچیومنٹ ہے یہ. ساتھ ہی موجود رہے گا برگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار صاحب السلام علیکم, سمجھ لیا آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اب جس طریقے سے ابھی جو ہے احمد سعید منہاج صاحب بھی بات کریں, سمیرہ نے بھی ایک ذکر کیا کہ شاید ہمیں اس طریقے سے اندازہ بھی نہیں کہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ. اگر ہم نے اندازہ لگانا ہو تو ہم اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھ لیں. بھارت کے اندر جس طریقے سے میں یہ لفظ یوز کروں گا کہ جیسے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, ان کا میڈیا جس طریقے سے دھاڑے مار مار کر ہو رہا ہے, ان کے سیاستدان جس طریقے سے بات کر رہے ہیں, وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی کامیابی یہ پاکستان نے حاصل کی ہے. جی عثمان الدین, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. میں ابھی اس پہ آتا ہوں پروسیس پہ, لیکن ایک لائٹ سی آج بات ہوئی انڈین میڈیا پہ, آئی واز دیئر, تو میں نے کہا سنا آپ کے پرائم منسٹر ابھی انٹارکٹیکا جا رہے ہیں, وہاں جو پینگوئن کا کنگ ہے اس نے انوائٹ کیا. تو بولے یہ حالات ہو گئے کہ دے آر ناؤ لوکنگ ایٹ کہ جی ہمیں بھی کوئی گھاس ڈالے, اور ایک میم بھی چل رہی ہے چائے والی, شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. تو ایکچولی دس از ایکچولی وٹ از ہیپننگ ٹو انڈیا. 12 سال آپ نے لگا دیا آئسولیٹ کرنے کو پاکستان کو, نعرے آپ مارتے رہے, اور بیسیکلی بالی ووڈ کے سارے جو ہے آپ ساری آپ کہنے فورن پالیسی اور ملٹری پالیسی چلا رہے تھے. بٹ اینی ویز آج انشاءاللہ بھارت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے اس وقت دنیا میں جو ہے پاکستان کا ڈنکا بج. باقی جو پروسیس ہے آئی تھنک اس میں آئی وڈ جسٹ ایڈ کہ یہ کتنا جو پاکستان کا یہ جو ایفرٹ ہے, سنسیئر ایفرٹ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, یہ کتنا کریٹیکل ہے فور, اور کہتے ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے. دیکھیں ہاٹ وار میں جس میں ایک سائڈ پہ ایک سپر پاور ہے, پھر ایک ملٹری پاور ہے اسرائیل, صاف ہے, اینڈ دین ایران ایک مڈل پاور ہے جو ہمارا بھائی بھی ہے. اس کے درمیان میں جمپ کرنا اور ان کو سیپریٹ کرنا, ایک تو آئی تھنک یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آئی ہیو نیور سین کہ اس طریقے سے جو ہے اتنی ہاٹ وار میں کسی نے ہاتھ ڈالا. دوسرا جو اس کا آئی تھنک گلوبل امپیکٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے. آپ دیکھو گا شہباز شریف صاحب نے جب ٹویٹ کیا تو اٹ واز ان ملین, دوسرا اس میں عام لوگوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے. ابھی جتنی بھی لیڈرشپ ہے آئی تھنک رائٹ فرام جاپان ٹو ساؤتھ امریکہ اور اوپر نارتھ امریکہ سے آپ آسٹریلیا چلے جائیں, ایوری باڈی از اپریشیٹڈ. تو اس کی ریزنز بھی ہیں, کیونکہ فرسٹ ٹائم یہ ایک ایسی لڑائی ہے جس میں میرے خیال میں 8.5 ارب جو دنیا کے بعد سب کا اسٹیک ہے. اس وقت سب کے جو کچنز ہیں
वो ठंडे पड़े हुए हैं। भारत को मैं कह भी रहा था कि यार यू शुड बी थैंकफुल कि आपके वहाँ लाइनें लगी हुई थी, लोग तो माइग्रेट कर रहे हैं बड़े शहरों से, गैस नहीं है और लोग ओपन जला रहे हैं, लकड़ी जमा कर रहे हैं। सो दिस वाज इम्पैक्टिंग द एंटायर ग्लोब। पूरा आपका कह लें सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई एनर्जी की, जिसको इंशाल्लाह भी रिस्टोर किया जा रहा है। कमर्शियल एविएशन है, फिर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है जो सबसे बड़ी बात है, चाहे वो लेबनान में हुआ है या अभी इधर हो रहा है ईरान में, इसी तरीके से अक्रॉस द गल्फ। तो somebody has to think about, I think उस लिहाज से पाकिस्तान का ये जो एक्ट है, दिस विल बिकम हिस्टोरिक इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि कल जो है नेगोशिएशन स्टार्ट हो। बाकी देखिए, एक हमारा फर्ज था टू ब्रिंग दी बेलिजरेंट्स ऑन द टेबल, और जिस आई थिंक सुमारा भी बात कर रही थी और सही साहब के, मेनली इट इज बेसिकली एक आपकी क्रेडिबिलिटी थी कि यकीन किया नॉट ओनली ईरान, अमेरिका एंड देन रेस्ट ऑफ द रीजन। हमारे साथ हमारे भाई खड़े रहे, तुर्किया का यहाँ पे आई थिंक बड़ी सेलिब्रेशन है कि एंड देन ऑफ कोर्स दे हैव एन इनपुट मिस्र, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, फिर बैटन आपके हाथ में पकड़ा है कि आप लीड करें। सो आई थिंक दिस इज द ट्रस्ट जो पूरी रीजन ने, इस्लामिक वर्ल्ड ने आपको दिया, एंड दिस इज बेस्ड ऑन योर क्रेडिबिलिटी। लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते रहे पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इतनी बैलेंस पॉलिसी है कि यू हैव आई थिंक द बेस्ट रिलेशनशिप विद चाइना, रशियन फेडरेशन इज ऑन बोर्ड, अमेरिका के साथ, ईरान, मिडल ईस्ट में बाय एंड लार्ज, गल्फ के साथ, और जितनी मिडल पावर्स हैं। So everybody is I think appreciating. तो मेरे ख्याल में ये unprecedented है। नंबर वन तो इसका इम्पैक्ट है इस ग्लोबल, एंड नंबर टू बेसिकली यू हैव गॉन इनटू अ हॉट वॉर जिसमें एक साइड पे सुपर पावर। आप मुझे बता दें कोई मिसाल जहाँ पे अमेरिका ने हाथ डाला और किसी ने आके जो है उस वॉर के दौरान उसको रोका हो, तो ये मेरे ख्याल में दिस इज अ ह्यूज सक्सेस। बाकी हमारी दुआ है, अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द जो बेलिजरेंट्स हैं इस वक्त, जो दोनों मुतहारब पार्टियां हैं, कि उसको कैसे लेके चलती हैं। जो स्टेटमेंट्स आए हैं आई थिंक अभी जो लास्ट में मैं देख रहा था आज, वो काफी कूलिंग डाउन है। चाहे वो अपना जेडी वैंस साहब हो, इससे आई थिंक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया कि अगर नीयत ठीक हो तो शायद हम अमेरिकन शिपिंग के लिए भी खोल दें। आई थिंक यूके का भी स्टेटमेंट आ गया कि प्रोबब्ली दे आर लुकिंग एट अ मैकेनिज्म। बाकी जो है अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द पार्टी। पाकिस्तान ने एक ऑनेस्ट आप कह लें मीडिएटर के तौर पे रोल अदा किया है, अपना वेन्यू भी दिया है, और दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज इंशाल्लाह। बिल्कुल वकार साहब, ये अनप्रेसिडेंटेड था। हमारे साथ रहेगा सुमेरा की जानिब आऊँगी मैं। सुमेरा, जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो सारा प्रोसेस था, ये कोई स्मूथ सेलिंग प्रोजेक्ट तो नहीं था। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, बैक एंड पे बहुत कुछ चला, ना सिर्फ ईरान को एतमाद में लिया, अमेरिका को एतमाद में लिया, बल्कि खलीजी ममालिक को भी एतमाद में लेना था। फिर सऊदी अरब के साथ भी निगोसिएशन हुई, उनका भी एतमाद था। अब इस सारे प्रोसेस में फिर एक टाइम पे तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिख दिया था कि ईरान जो है ना वो नहीं मान रहा और वो दस्तबरदारी कर देगा मुज़ाकरात के अमल से। लेकिन इस सारे प्रोसेस को इस कदर खूबसूरती से पाकिस्तान ने मैनेज किया। ऐसे में बहुत सी चीज़ें जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो भी बड़े हसास मालूमात होती हैं जिनको हम पब्लिक डोमेन में उस तरह से रिपोर्ट कर नहीं रहे होते। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि कितना ये मुश्किल भी होता है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि रिपोर्टिंग भी आपने बड़ी अच्छे तरीके से करनी होती है? थैंक यू वेरी मच फॉर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि सबसे जो बड़ा बोझ होता है वो रिपोर्टर के कंधों पर होता है। एनालिसिस बहुत आसान होता है, मगर रिपोर्टिंग बहुत ज़िम्मेदाराना होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्क्रीन से बहुत ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग हुई है तमाम जॉनरास के अंदर, न सिर्फ फॉरेन अफेयर्स के अंदर। बल्कि मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एक पॉइंट ऐसा आया था 2 दिन पहले, जब एक बहुत बड़ी ख़बर जो थी वो हमारे पास थी, मगर हमने उसकी कन्फर्मेशन का इंतज़ार किया, और पूरी कन्फर्मेशन में हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे, मगर उसके बाद भी वो खबर सबसे पहले हमारी ही स्क्रीन से गई थी। तो ये एक दिल को तसल्ली होती है कि हमने सेल्फ सेंसरशिप की एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि हमारे मुल्क के हक में गई, और हमारे मुल्क के हक में अगर कोई चीज़ नहीं जाती तो चाहे वो जितनी भी बड़ी खबर हो वो हमारे किसी काम की नहीं होती। इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन के हवाले से मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि रातों को भी जागे हैं, और अब आप हालत सोचिए कि हमारे दफ्तर ख़ारजा और हमारे तमाम तर सिविल मिलिट्री लीडरशिप उस वक्त जब हम इस हालत में थे तो उनकी क्या हालत थी, जो कि तमाम तर हॉटलाइंस को एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ऑपरेट भी कर रहे थे, एंड दे वर सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द रूम एंड दे वर disseminating the messages from one country to another, and with all the responsibility. If I talk about Field Marshal Sayyid Asim Munir, if I talk about Prime Minister Shehbaz Sharif, and if I talk about Ishaq Dar, the Deputy Prime Minister, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये सारा काम हुआ है। और यकीन जानिए कि पाकिस्तान इस वक्त
नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र ही नहीं है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। वो जो एक लफ्ज़ अपने लिए हमारे पड़ोसी विश्व गुरु का इस्तेमाल करते थे, वो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा था पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि हम प्रोपेगेंडा नहीं करते, हम सच्चाई और हकीकत के करीब रहते हैं। आज छोटी सी बात सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त हम जिस कैपिटल में खड़े हैं, द पीस कैपिटल इस्लामाबाद ऑफ पाकिस्तान, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ईरानियन डेलीगेशन जो कि इन नेगोशिएशंस के लिए कहीं बैठने को तैयार नहीं थे, उनको जब रात को जब अब एक हिफाजती हिसार के अंदर बातें हो रही थी कि उनको लाया गया, अभी उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर इस कैपिटल के बारे में दे वर सर्टन कि पूरी दुनिया में अगर हम कहीं महफूज हैं तो वो इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद ने वो करके दिखाया है। तो सिर्फ बातें नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, हकीकत से करीब तर, और पाकिस्तान हमेशा हकीकत से करीब तर रहकर अमन का अलमबरदार बना है। बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा साथ ही मौजूद रहेगा। और बेशक आपने ठीक कहा कि रिपोर्टिंग करना जो है ऐसी सूरत हाल में मुश्किल भी होता है, लेकिन खुशाइंद भी है। बड़ा दिल खुश होता है ऐसे वाक़े जब पाकिस्तान की जीत को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको रिपोर्ट करना भी। अहमद सईद मिन्हाज साहब, रिपोर्टिंग करने के वाले से जान लिया, तज्जिया करने के वाले से आप ऐड कीजिएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इस तरीके से जिस तरीके से अब पीस कैपिटल बन गया है इस्लामाबाद, दुनिया का वर्ल्ड पीस कैपिटल है ये, इसके असरात आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह और बहुत मजबूत होंगे, बड़े ज़बरदस्त होंगे। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान ने जो स्टेचर पिछले मई 2025 में ऑपरेशन बयान मरसूस के बाद बिलखसूस जो हासिल किया है, फिर उसको कंसोलिडेट किया है, सिक्योर किया है, यही वजह है कि आज एक साल तक है कि इस पाकिस्तान जिस तरह से स्ट्रेटजिकली पूरी दुनिया में रेलेवेंट हुआ है, जिसी तौर पर अफकार के तौर पर हमारी जो पोजीशंस है मुख्तलिफ इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर, सिफारती लेवल के ऊपर, सियासी लेवल के ऊपर, ये नए मैनी फील्ड, वहाँ पर पाकिस्तान के वकार को जो कंसल्टेशन मिली है, जो वकार मिला है, उसको ये वही वजह है कि आज इस्लामाबाद जो है वो एक अमन का जो है वो दरखलाफ के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि फ्यूचर के अंदर इसके क्या असरात होंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो सिर्फ हमारी जो मुखलिस एक कोशिश है कि हम इन दोनों अफ्रीकैन को बिठाकर, जो कि एक दूसरे को न्यूक्लियर की जो है तरफ दे चुके थे, उनको जो बिठाना, उनके दरमियान सुलह करवाना, ये उनके लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। बिल्कुल सुमेरा साहब सही कह रही थी कि इस वक्त जो इस्लामाबाद है ये वाहिद ऐसी जगह पूरी दुनिया में ईरान के लिए खास करके महफूज तस्वर की जा रही है, ये की जा रही थी जहाँ पर बैठ के वो बात कर सकते हैं। इससे पहले मशरिक़ वस्ता में वो गए हैं, वहाँ पर ये जी बिल्कुल। अहमद सईद साहब ठीक है, साथ ही रहेगा। वकार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान ने कामयाब डिप्लोमेसी की और शटल डिप्लोमेसी की, उसके बाद अब आगे के हालात, वाक़यात, मंजरनामा पाकिस्तान के हक में कैसा बनता देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में? आई थिंक दो तीन चीजें इंशाल्लाह होने जा रही हैं। एक तो एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नजर आ रहा है जिस पे बातचीत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसमें तुर्किया ने बहुत ज्यादा पुश भी किया है। उसमें तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मिस्र और मे बी लेटर ऑन ईरान। इंशाल्लाह आई एम श्योर जब चीजें बेहतर हो जाएंगी तो ये जो मिडल पावर्स हैं साउथ वेस्ट एशिया की, इस्लामिक, ये इकट्ठी होंगी फॉर नो रीजन बट फॉर डिफेंस के लिए। ये भी नहीं हो सकता कि बाहर से इंटरवेंशंस हो, इजराइल उठ के जो लोगों को जो है हमले करे और डिस्टेबलाइज करे, सारा आपने देखा निजाम दरम बरम कर दिया। एंड देन आई एम श्योर रेस्ट ऑफ द गल्फ विल गेट इन लाइन। एक तो ये होने जा रहा है। दूसरा जो है, आई थिंक आपको याद होगा जिस तरह अस्ताना में, कजाकिस्तान में कैपिटल को बेसिकली कैपिटल ऑफ नेगोशिएशंस, कैपिटल ऑफ पीस कहा जाता था, बिकॉज उसमें बड़ी कोशिश की थी सुल्तान नज़रबायोफ ने। आई थिंक इस्लामाबाद इज नाउ गोइंग टू इमर्ज एज अ डिप्लोमेटिक हब। बिल्कुल डिप्लोमेटिक हब के तौर पर और कैपिटल ऑफ पीस बन गया है। वकार हसन साहब, वक्त की चूंकि कमी है थोड़ी सी, आपने आपका वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सुमेरा, आपने अपडेट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जंगबंदी से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। 2 हफ्ते का सीज फायर मुमकिन बनाने के लिए सिफारती कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सिफारती कोशिशों के बायस मुज़ाकरात का माहौल बना। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और खलीजी ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं।